बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज स्पीरर कॉलेज मियाँवाली। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 1। इसकी आउटलाइन है हमारे पास बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, आपको पता है कि हम 5 काइंड्स के डिफरेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली हमारे पास लाइफ को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी सेल लेवल पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमारे पास लाइफ की 3 डोमेन्स थी। ठीक है, तो उस हवाले से हमने 5 किंगडम्स उसके अंदर प्लेस किए थे। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द किंगडम इज़ दैट वाज किंगडम मोनेरा या किंगडम मोनरा, जो कि हमारे पास था बैक्टीरिया का किंगडम। ठीक है, और उसके अंदर सेकंड जो हमारे पास डोमेन थी, मतलब 2 डोमेन्स उसके अंदर थी, आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया। और रिमेनिंग जो हमारे पास 4 किंगडम्स थे उनके अंदर हमने किसको अकोमोडेट किया था, डोमेन यूकैरियोट्स या यूकैरिया जो हमारे पास डोमेन है। ठीक है, अब बेटा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको 4 किंगडम्स के बारे में बताया था, यानी जो डोमेन यूकैरिया है हमारे पास वो 4 काइंड्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स के अंदर उसको अकोमोडेट किया गया है। तो हमारे पास वो किंगडम जो हैं कौन कौन से थे बेटा, इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। किंगडम हमारे पास था प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई, देन हमारे पास किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो अब हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स या रैंक्स के बारे में, जिसको हमने टेक्सा का नाम दिया था कि 3 डोमेन्स को सबसे बड़ा यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट, वो होता है किंगडम। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है फाइलम्स होते हैं डिफरेंट। तो अब किंगडम एनिमेलिया के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एनिमल्स हम किसको कहते हैं, यूजुअली हम कहते हैं हर वो चीज़ जो कि मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब चीज़ को खाने वाला सिस्टम है, इंटरनल डाइजेशन होती है। ठीक है, एज वेल एज एक्सटर्नल। उसके बाद जो है हमने बात की थी कि उनके जो लोकोमोशन के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किंगडम एनिमेलिया के, ये इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे। ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टर का मतलब होता है कि बेसिक, जो कि सब के अंदर कॉमन होंगे। अब इस किंगडम के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल बेटे क्या था टेक्सा के अंदर, या किंगडम की जब हम बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट लेवल बेटा किंगडम से नीचे था फाइलम। ठीक है, अब हमारे पास जो किंगडम एनिमेलिया है ये बहुत बड़ा किंगडम है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट फाइलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन फाइलम्स को आपने सबसे पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है कि किंगडम एनिमेलिया जो है, यानी एनिमल्स का किंगडम, हमारे पास 2 तरह की लाइफ रखता है। ठीक है, कौन कौन सी बेटा, एक इन्वर्टिब्रेट्स जो कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जिनकी बैकबोन नहीं होती। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं वर्टिब्रेट्स। तो किंगडम एनिमेलिया को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स के बारे में देखना चाह रहे हैं। टोटल हमारे पास 9 ऑलमोस्ट फाइलम्स हो जाते हैं। तो आज हम 2 इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो कि बहुत ही लोअर हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अभी आगे मूव करते जाएंगे हम, तो ये स्पेशलाइज होते जाएंगे। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइंस लाइफ भी तो ऐसे ही इवॉल्व हुई है ना, कि पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाते अप टू ह्यूमन बींग्स जो है वो लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब बेटे फाइलम पोरीफेरा क्या चीज़ है, उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये पोर्स वाली कोई चीज़ होगी, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर ना पोर्स मौजूद होंगे बहुत ज़्यादा, जिसकी बॉडी के ऊपर पोर्स होंगे। ठीक है, अब बेटा फाइलम पोरीफेरा के बारे में आप थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट रखेंगे अपना, जिस चीज़ को बेस बना के आप उसको स्टडी करेंगे आगे। नॉर्मली जिसको आप जानते होते हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करती है, वो होती हैं बेटा स्पॉन्जेस। कॉमनली हम इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। ठीक है, यानी फाइलम पोरीफेरा के अंदर कौन आता है, स्पॉन्जेस आती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन वाइल सम लिव इन फ्रेश वाटर्स। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि आप ये जिस फाइलम की बात कर रहे हैं, तो इनके ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें तो हमें कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं ये एक्वेटिक हैं, ये पानी में होते हैं। ठीक है, पानी दोनों तरह का, मेरीन वाटर यानी जो सॉल्टी वाटर होता है, और फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट्स की जो अमाउंट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेरीन वाटर्स। ठीक है, तो मेरीन वाटर रिजर्वायर हमारे पास ऑब्वियसली सीज एंड ओशंस होते हैं, और जो फ्रेश वाटर की रिजर्वायर्स हैं आपके पास वो क्या होती हैं बेटा, ये रिवर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इसकी एग्जांपल जो है, यानी पोरीफेरा बहुत बड़ा फाइलम है ऑब्वियसली, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास है ल्यूकोसिलिनिया। ठीक है, ल्यूकोसिलिनिया एंड अब यहाँ पे स्पेस होगी एंड यूक्लिप्टेला।
ठीक है। अब ये आपके पास दो तरह की क्या चीज़ें हैं बेटा, ये स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, ल्यूकोसिलिनिया और यूप्लेक्टेला। वीनस फ्लावर बास्केट भी हम इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है यूप्लेक्टेला का, ठीक है। अब इसको अब आपने MCQs के लिए याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। दूसरा इसके इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो दो आपके पास स्पॉन्जेस हैं, दीज आर स्पेशलाइज फॉर मेरीन वाटर्स, ठीक है। एक आपके पास होती है स्पॉन्जिला, एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर होता है। अब बेटा जब हम बात करें इनकी बॉडी की, तो सेल्स तो ऑब्वियसली इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है इनका। तो अब वो कहते हैं कि ये जो इसके डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये कोई कंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते। मतलब ऐसे नहीं होता कि इसके जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, मतलब 15-20 टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाएं, वो कोई एक सेल्स इकट्ठे हो जाएं, वो कोई एक टिश्यू बनाएं, दूसरा 15-20 अलग से कोई और टिश्यू बनाएं, जैसे कि हमारे पास हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। कहते हैं इस तरह की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, बस सेल लूज बंडल्स बना के जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो डू नॉट हैव स्पेशलाइज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं ना, सिमेट्री होती है बेटा शेप से रिलेटेड होती है ना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्पॉन्जेस जो हैं ये एसिमेट्रिकल होती हैं, मतलब कि इनकी कोई स्पेसिफाइड सिमेट्री या इनकी बॉडी में कोई तरतीब या शेप नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से हम यूजुअली, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, जिसकी कोई स्पेसिफिक हम कहते हैं शेप नहीं होती, बट सम हैव रेडियल सिमेट्री। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। जो एसिमेट्रिकल है उनकी तो बॉडी में सिमेट्री कोई नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जो सिमेट्रिकल होते हैं वो आगे दो तरह के होते हैं बेटा, रेडियल और बाइलेटरल, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा इसकी सिमेट्री के हवाले से कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। इसमें मैं ट्राई करती हूँ कि आपको होप्सो जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। अब बेटा ये जैसे देखें ना, ये आपके पास शेप है, ठीक है। इस शेप के अंदर सिमेट्री कोई नहीं है बेटा। अब सिमेट्री का मतलब है कि आप अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप किसी भी प्लेन पे कट करें, मतलब सिंगल प्लेन पे कट करें या दो डिफरेंट डोमेन्स उस पे कट करें डायरेक्शंस में, तो उसके इक्वल पार्ट्स कर सकें। इसको बेटा मैं जहाँ से भी कट लगाती हूँ ना, अगर यहाँ से भी कट लगाऊँ तो ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ से कट लगाऊँ तो भी इसके पार्ट्स इक्वल नहीं है, यहाँ से लगाऊँ, मतलब कि सिंगल कट भी अगर मैं लगाऊंगी ना तो इसकी बॉडी में बराबर हिस्से नहीं बन सकेंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी क्या है बेटे, एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है बेटा जैसे केक की सिमेट्री होती है, ठीक है, पिज़्ज़ा की सिमेट्री होती है ऐसे। अब इसमें हम मल्टीपल प्लेन्स पे कट लगा सकते हैं। अब सिंगल प्लेन पे काटा, 2 बराबर हिस्से हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और प्लेन पे कट किया, 4 बराबर हिस्से हो गए। मतलब जितने प्लेन्स पे काटते जाएंगे उसके बराबर बराबर हिस्से बनते जाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आपके पास जो मेन एक्सिस होगा ना, वो क्या होगा बेटा, उसको हमने सेम रखना है, ठीक है। मेन एक्सिस को सेम रख के जितने मल्टीपल पॉइंट्स पे कट लगाएंगे डिफरेंट आगे शेप्स बनती जाएंगी। ये हमारे पास होती है बेटा रेडियल सिमेट्री। और पहले जो मैंने आपसे डिस्कस की है पहले नंबर पे, वो आपके पास होती है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कोई सिमेट्री जिसमें ना हो, नो बॉडी सिमेट्री। इनका कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं होता। बॉडी वॉल के हवाले से अगर हम बात करें, मतलब ये पानी में मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है खाते पीते होंगे। पानी में मौजूद हैं तो उनकी बॉडी में पानी एक ख़ास किस्म के पोर से अंदर एंटर होता है, उस पोर को हम बेटा ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टिया के ज़रिए से वाटर इनकी बॉडी में जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जो जितनी भी तरह की न्यूट्रिशन हम बात करें, इनसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सिंपल आइंस वगैरह होते हैं, वो जो है ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर ना, ठीक है। तो और जो लार्जर पोर होता है ना, जो रिमेनिंग यानी वाटर होता है, जब उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकल जाते हैं, तो वो जो आपके पास वेस्ट वाटर होता है वो इनकी बॉडी से एक और पोर के ज़रिए से बाहर निकलता है, उस पोर को हम ऑस्कुलम कहते हैं। इसका मतलब है कि इनके माउथ और एनस वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, दीज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें जो इसकी माउथ की जगह पे चीज़ काम करेगी वो भी एक पोर होगा जिसको हमने ऑस्टिया कहा हुआ है, और जो कि एग्जिट के तौर पर काम करेगा वो ऑस्कुलम होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, दैट इज़ ऑफ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स, ठीक है, सबसे पहली जो लेयर होती है। सेकेंड लेयर इसकी बनी हुई होती है बेटा, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस है। इट कंटेन्स अमीबॉइड सेल्स, मतलब कि वो मूव कर सकने वाले सेल्स होते हैं। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है आपके पास, अब ये जो सेकंड लेयर है ना बेटा, ये जेली लाइक है। इसका मतलब आप इसको ट्रू लेयर नहीं कह सकते, इसके अमीबॉइड सेल्स होते हैं ना, मूव करके इधर उधर जाते रहते हैं, तो आप सेकंड लेयर को एक लेयर के तौर पे तो कंसिडर नहीं कर सकते। थर्ड लेयर जो है आपके पास वो प्रॉपर एक लेयर होती है जो कि इसकी बॉडी में सेंटर में मौजूद होती है एक कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, ठीक है। तो उसको कवर कर रहे होते हैं कुछ सेल्स, तो उनको हम कॉनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, या हम उनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं ना, जो किसी भी तरह की कवरेज में आ रहे होते हैं। अब ज़रा इसका बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि सबसे पहले हमारे पास इसकी आउटर वॉल होती है, ठीक है,
ये वाली यानी फर्स्ट लेयर होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद बेटा इसकी सेकेंड लेयर होती है जो कि अमीबॉइड सेल्स पे कंसिस्ट करती है, ब्लू कलर में मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड लेयर होती है इसकी, ये वाली, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉनोसाइट्स हैं। तो ये आपके पास बेटा पहले वाली पिनेकोसाइट्स की बने हुए हैं सेल्स, उसके बाद सेकंड अमीबॉइड सेल्स हैं जेली लाइक, थर्ड आपके पास जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है दैट आर कॉनोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपके पास कॉनोडर्म बना रहे हैं, डर्म का मतलब होता है लेयर। अब सेंटर में जो आपको ये ब्लैक जगह पे एरिया नजर आ रहा है ना, ये कैविटी होती है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है। अब बेटा लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अगर हम स्केलेटन की बात करें, मतलब अब पानी में जो रहते हैं तो जाहिर सी बात है कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो होगा, तो इनका जो स्केलेटन होता है मतलब आउटर इनका जो होता है बॉडी फॉर्म होती है, उसके ऊपर जो है ये सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, ठीक है। उसके नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बेटा लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेंगे, और बडिंग का मैकेनिज्म होता है इनके अंदर। बडिंग को ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेन बॉडी की एक साइड पे करके बर्ड निकलती है, ठीक है, और वहाँ से जो है वो पूरी बॉडी रीजनरेट हो सकती है। कुछ स्पॉन्जेस जो हैं ये अपने अंदर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, यानी ये भी बेटा बेसिकली बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इनकी बॉडी में ना कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बर्ड्स बाहर की तरफ बनती हैं, जैसे पोटैटो है, पोटैटो की बर्ड बाहर की तरफ निकलती है, हमें नज़र आती है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पॉन्जेस होती हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर की तरफ को बर्ड बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैम्ब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब पूरी बॉडी स्पॉन्जेस की जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, मतलब इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं करेगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, वो स्पंज उसकी डेथ हो जाएगी। तो अंदर वाला जो आपके पास सख्त सा स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंट कैप्सूल का मतलब है कि उसके ऊपर थिक सा स्ट्रक्चर मौजूद होगा ताकि इन्वायरमेंट उसको डैमेज ना कर सके। तो जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आएंगी तो वो वाली चीज़ जो है वहाँ से बाहर निकलेगी, जो पेरेंट मटेरियल होगा, ठीक है, सॉरी जो डॉटर मटेरियल होगा, और वहाँ से जो है वो न्यू स्पंज बन जाएगी। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि इन्वायरमेंट में हमारे पास ये इनको हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कमर्शियली बेटा इनके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। ड्राइंग, बीटिंग, वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग स्पंज के तौर पे। अब बेटा ये ड्राइंग वाला जो इसने लिखा हुआ है ना, एक इसमें ये होता है कि बेटा इनको ना एब्जॉर्बर के तौर पे काम, स्पंज जनरल सी एक टर्म होती है, जैसे बाथ स्पंज होते हैं हमारे पास, बर्तन धोने के लिए स्पंज होता है, ठीक है, फोमिक मटेरियल होता है ना, तो वो फोम का क्या कैरेक्टर होता है हमारे पास, उसको किसी भी जगह पे यानी पानी में या किसी भी मटेरियल के ऊपर रखें तो उसको सक कर लेते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास स्पंज का स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं ना इसकी बॉडी में, तो किसी भी जगह पर हम इसको रखें तो वो उस जो लिक्विड या फ्लूइड चीज़ होगी उसको ये क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको इसकी कुछ जनरल डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, जो वाटर के अंदर मतलब ये स्पॉन्जेस जो मौजूद होती हैं इनकी इस तरह की कुछ बॉडी होती है, ठीक है। 3 तरह की आपको वही स्पॉन्जेस दिखाई गई हैं जो कि मैंने स्टार्ट में इसका जिक्र कर दिया था, ठीक है। सो बेटा दैट इज़ ऑल अबाउट द पोरिफेरा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरियंस भी अब थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाएंगे स्पॉन्जेस के मुकाबले में, ठीक है। अब बेटा स्पॉन्जेस के मुकाबले में स्पेशलाइज हैं तो इन्वायरमेंट उनका कौन सा, स्टिल रहते ही मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ही हैं, ठीक है। अब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मतलब कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, आप ऐसे समझे पानी से भी लाइफ बाहर नहीं आई। पोरिफेरा भी पानी में थे, नाइडेरिया भी पानी में ही है फ़िलहाल, ठीक है, मैरीन और फ्रेश वाटर। अब इसमें वो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, जैसे कि वो कहते हैं हाइड्रा के बारे में आप नॉर्मली जानते होते हैं, जेलीफिश को आप जानते होते हैं। अब वो कहते हैं नाइडेरियन, जिसमें बेटा एक तो आपने ख्याल करना है सी साइलेंट है नाइडेरियंस। अब ये कहते हैं ये कॉलोनियल होते हैं कुछ, ठीक है, मतलब कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से मिल के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जैसे ओबिलिया हो गया, कोरल्स के बारे में आप वेल फेमिलियर होते हैं, सी फैंस एट्सेट्रा, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अब नाम है ना नाइडेरिया के अंदर, जो कि रहते हैं आपके पास कॉलोनीज़ की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ देम आर सिसाइल, ठीक है, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते। सिसाइल का मतलब एक जगह पर अटैच रहते हैं, जिसमें हाइड्रा आ जाता है, कोरल्स आ जाते हैं, ओबिलिया की कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं। सम नाइडेरियंस आर मोटाइल, यानी कुछ होते हैं जो मूव कर सकते हैं, सच एज जेली फिश, ठीक है। अब वो फिश नहीं होती, सारी चीज़ तो स्टार फिश हो गई, जेली फिश हो गई, अब ये फिशेज़ नहीं है ना, इसका मतलब है ये किसी और फाइलम से बिलोंग करती हैं। उसके बाद इनकी सिमेट्री की बात करें तो बेटा इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कैसी होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें उसको जितने मल्टीपल प्लेन्स पे कट लगाएं, एक्सिस को सेम रख के उसके बराबर हिस्से होते जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है ना, इसमें 2 प्रॉपर लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब बेटो कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर होती है, तो कहते हैं एडल्ट बॉडी जो होती है ना इसकी, इसमें इसके सेल्स इकट्ठे होकर ना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आ जाते हैं,
ठीक है। मतलब जैसे उसने पहले बात की ना ऊपर की, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब सेल्स की 2 प्रोमिनेंट लेयर्स आपको नज़र आती हैं। तो पहली लेयर एक टिश्यू होगा, दूसरी लेयर दूसरा टिश्यू होगा, ठीक है, एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। अब जो आपके पास एपिडर्मस है डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, और जो आपके पास जिसको गैस्ट्रोडर्म कह रहे हैं वो उसका दूसरा नाम एंडोडर्म भी होगा। इन दोनों तरह की लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम मिजोग्लिया कहते हैं, वो भी ट्रू लेयर नहीं है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज काइंड्स के सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनेली होती है हमारे पास इनके अंदर एक निमेटोसिस्ट, ठीक है। नाइडोसाइट्स बेटा आपके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके अंदर से ना एक पॉइजन सा निकलता है, ठीक है। उस पॉइजन के ज़रिए से ये ऑर्गेनिजम्स अपने प्रे को मारते हैं और उसको खा लेते हैं, या अपने डिफेंस के तौर पे हम कहते हैं कि उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इनकी जब बॉडी कैविटी के हवाले से बात करें तो नाइडेरियंस की जो सेंटर में कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं या एंटीरॉन का नाम देते हैं ना, ठीक है। और इसकी एक साइड पे ओपनिंग होती है जो कि माउथ की ओपनिंग होती है, मतलब इस कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है। उसका दूसरा नाम एंटीरॉन भी होता है। अब उसकी बेटा एक सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो हाइड्रा या कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइडेरिया से बिलोंग करने वाला खाएगा तो वो माउथ के ज़रिए से उसके अंदर एंटर होगा, मतलब उस कैविटी में जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाती है, इनके माउथ के ज़रिए से कोई भी चीज़ इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाएगी, ठीक है। और बेटा अब उनकी कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होगी फॉर एग्जिट ऑफ दैट फूड, यानी जब यही वाली चीज़ अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगी और वहाँ से वेस्ट बनेगा तो वो वाला वेस्ट जो है वो किसी सेपरेट ओपनिंग से नहीं जाएगा बल्कि उसी माउथ के ज़रिए से वेस्ट मटेरियल भी अपना बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि कोई इसका स्पेशलाइज डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, अनडाइजेस्टेड मैटर को भी उसी तरीके से जो है वो बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटे टेंटिकल्स, अभी इसने नाइडोसाइट्स की बात की थी ना, ठीक है, और निमेटोसिस्ट की, तो आपके पास जो नाइडोसाइट्स होते हैं ये इसी के अंदर मौजूद होते हैं, और निमेटोसिस्ट एक स्ट्रक्चर इनके हेड रीजन में मौजूद होते हैं जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं ना, ठीक है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अब ये टेंटिकल्स का काम होता है कि कोई भी प्रे जब इसके करीब आता है ना, या कोई भी चीज़ जो इनको नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उसके ज़रिए उसकी ये लंबे लंबे जो हेयर लाइक इनके हेड के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंटिकल्स, उनकी मदद से ये प्रे को ना इंटेंगल कर लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, होल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद इसी टेंटिकल के अंदर जो सेल्स होते हैं निमेटोसिस्ट, उन्हीं के अंदर से एक पॉइजन निकलता है, उस पॉइजन की मदद से उस प्रे को किल कर दिया जाता है और फिर ये इसको मार देते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम इनमें कोई नहीं होता, ठीक है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और जगह जगह पे गैंग्लिया होते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो ऑन द होल रिस्पॉन्स करेगी, बाहर इन्वायरमेंट से इनको कोई भी रिसेप्टर जो है अगर या किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जो है अगर देना पड़ेगा इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। कोई स्पेशलाइज इनमें सिस्टम्स नहीं होते, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई स्पेशलाइज इनके अंदर नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो इसमें 2 तरह की आपको फॉर्म्स नज़र आती हैं। इनकी जो लाइफ की स्टेजेस के हवाले से बात करें, पोलिप्स एंड मेड्यूसा, ठीक है। पोलिप्स जो हैं आपके पास ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं अटैच टू द सबस्ट्रेट, यानी किसी भी चीज़ के साथ खुद को ये अटैच करते हैं एट द एबोरल एंड, ठीक है। एक बेटा ओरल एंड होता है ना, ठीक है, माउथ वाला रीजन होता है, और जो एनएस वाला रीजन होता है एबोरल एंड कहलाता है। वो कहते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना जब नाइडेरियंस, तो उनको हम ये नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेड्यूसा, अम्ब्रेला लाइक है, फ्रीली स्विमिंग होते हैं ये, ठीक है, मतलब तैर रहे होते हैं फ्रीली, अटैच नहीं होते किसी भी उस पर जाके ना। उसके बाद जो है ये सेक्सुअली हमारे पास रिप्रोड्यूस करते हैं। कोरल रीफ्स इनके बड़े स्पेशलाइज किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले, ठीक है। इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब इनकी डेथ हो जाती है तो यही वाला जो है आगे चाक डिपॉजिट्स की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है, तो इसमें लेक्चर में भी आपको साथ साथ जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।